गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे हमारा वितान का जो हमारा तीसरा लेसन है, अतीत में दबे पांव। इसके लेखक का नाम है ओम थानवी। यह जो पार्ट 3 है, इसके लेखक का नाम क्या है? ओम थानवी। यह लेख जो है यात्रा वृत्तांत संबंधी लेख है। इस पाठ को हम लोगों ने क्लास में भी अध्ययन किया है। यह एक यात्रा वृत्तांत संबंधी लेख है। इसमें बताया गया कि जो पुरातत्ववेत्ता थे यानी राखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल साहब ने जो खुदाई की, जो खुदाई के दौरान जो भी मोहनजोदड़ो में जो भी अवशेष प्राप्त हुए और जो भी चीज़ें मिली हैं वहाँ पर, चाहे वो इमारतें हों चाहे सड़कें हों, तो उनको उनके आधार पर कल्पना को जोड़ करके उन्होंने बताया कि अपने अनुभव को उन्होंने लेखनी के माध्यम से लेखबद्ध किया है। तो इसको उन्होंने जो पाठ में इसके विषय में हम लोगों ने क्लास में बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्नान कुंड के विषय में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्नान कुंड के विषय में बताइए। तो जो स्नान कुंड है, स्नान कुंड में बताया गया कि स्नान कुंड की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, तो बताते हैं कि इसकी लंबाई जो है कितनी है? लंबाई जो है 40 फीट है। चौड़ाई कितनी है? 25 फीट है। और इसकी गहराई के विषय में जो है वो बताया जाता है 7 फीट है। इसके साथ आपने क्लास में ये भी पढ़ा कि किस प्रकार इनके जो स्नान कुंड है, यह धार्मिक अनुष्ठान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ पर सामूहिक स्नान जो है, सामूहिक स्नान लोग करते होंगे और जो भी धार्मिक कार्य करने के लिए प्रारंभ करते होंगे तो इसी स्नान कुंड में एक साथ लोग स्नान करते होंगे, फिर कोई भी धार्मिक कार्य जो है वो प्रारंभ करते होंगे। तो इससे क्या है, वो स्नान कुंड की महत्ता जो है बहुत ही बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ बताते हैं कि किस प्रकार वो दोनों तरफ स्नान कुंड के दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और ये सीढ़ियाँ जो है स्नान कुंड के, जब ये सीढ़ियों से आप ऊपर जाएंगे तो जो तीनों किनारे पर जो है साधुओं के जो कक्ष बने हुए हैं। तो और उसके साथ साथ बताया गया कि इस लेसन में बताया गया कि जो स्नान कुंड के सटे ही एक कुआं है, तो कुएं के विषय में बताया जाता है कि कुआं कहीं ना कहीं वह भी धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। और लोग जाते होंगे तो कुएं का पानी ले करके या फिर कुएं से पानी निकाल करके कोई भी पूजा अर्चना इत्यादि करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं धार्मिक महात्मा की दृष्टि से वह कुआं भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो स्नान कुंड का वर्णन किया गया उसमें ये भी बताया गया कि उसकी जो नालियां हैं, जो स्नान कुंड की जो तलहटी है, उस तलहटी में किस प्रकार उसको पक्का किया गया, यानी किस प्रकार उसकी चिनाई हुई है, और उसकी जो पार्श्व की दीवारें हैं उसको किस प्रकार चिनाई हुई है। इसके साथ आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार लोग जो है वहाँ के लोग पशुपालन और कृषि से संबंधित किस प्रकार इन दोनों कलाओं से परिचित थे। इसके विषय में भी पढ़ा कि वहाँ के लोग जो है, मोहनजोदड़ो के जो लोग हैं, वे लोग कृषि के विषय में भी जानते थे, यानी बहुत से रबी की फसल से वो लोग परिचित थे। रबी के फसल में बताया गया कि गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, ये इत्यादि ये फसलें उगाते थे। इसके साथ साथ आपने पढ़ा कि कपास के विषय में बताया कि कपास के बीज तो नहीं मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली हैं, कपड़े मिले हैं, उम्दा कोटि के कपड़े वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आइए हम एक बार उसी को हम आगे एक बार पुनः देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको जो है पढ़ने में कोई किसी प्रकार की समझने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। गढ़ की 4 दीवारी पार कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। लेखक बताते हैं कि जो गढ़, जब उतरे से जो पिछला जो हिस्सा बताया गढ़ था, गढ़ को हमने पार किया, परिक्रमा किया, परिक्रमा करने के उपरांत पार करके जब आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है कि ये गढ़ जो है अपेक्षा छोटे टीले पर बने। इससे पहले भी हमने बताया कि जो भी मोहनजोदड़ो पूरा शहर बसा हुआ क्या है, वो छोटे छोटे टीलों पर स्थित है। तो उसी संदर्भ में बताते हैं कि यह गढ़ भी एक प्रकार से जो छोटा सा टीला है, वो टीले पे यह गढ़ जो है वह स्थित है, लेकिन क्या है, यह अपेक्षाकृत छोटा टीला है, इसलिए इसे नीचा नगर भी कहा जाता है। इस गढ़ को नीचा नगर के रूप में भी जाना जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में चीलों का आकार थोड़ा घट गया था। जब चूंकि खुदाई हुई थी
तो जो टीला जो मिट्टी का बना हुआ तो कहीं ना कहीं वो जो टीला था वो खुदाई के दौरान थोड़ी बहुत मिट्टी उसमें से हट गई थी, तो उसका आकार जो है वो थोड़ा छोटा हो गया था। कुछ स्थानों पर वे फिर जमीन में जा मिले और बस्ती में कुएं ऐसे लगते हैं मानो मीनार की शक्ल से धरती छोड़कर बाहर निकले हैं। कुएं के विषय में हमने बताया कि कुआं जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और स्नान कुंड से एकदम सटे हुए हैं। कुएं की एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो है बताई गई कि कुएं जो मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त कुएं मिले हैं उसका जो आकार है वो किसकी भांति है, मीनार की भांति। जो आजकल सामान्य रूप से जो कुएं प्राप्त होते हैं उसका जो आकार होता है वो जमीन से जुड़ा हुआ, आप नीचे देखोगे तो थोड़ा नीचे होता है, और यह जो कुएं मिले हैं वह कुएं मीनार के आकार में गोलाई लिए हुए ऊपर तक, जैसे मीनार होता है उसी तरह से ऊपर तक उसका हिस्सा जो है वो उभरा हुआ हिस्सा सा प्रतीत हो। आप पुस्तक में देखेंगे तो पुस्तक में आपको चित्र के रूप में यहाँ दिखाई देगा कि मीनार किस प्रकार बना हुआ है। तो इसी प्रकार कुएं का जो स्वरूप है वो इसी प्रकार कुएं का स्वरूप बना हुआ है। तो जो भी कुआं जो है मीनार के शेप में है। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आधुनिक युग में पूरब की बस्तियों को गरीबियों की बस्तियां समझा जाता है। ये भी हमने पढ़ा कि किस पूरब की बस्तियों को बताते कि मोहनजोदड़ो में जो पूरब की बस्तियां थी तो उनके विषय में कहा जाता है कि ये रईसों की, मतलब धनाढ़ कोटि के जो लोग थे वो पूरब की दिशा में जो उनकी टीले पर स्थित नगर था वो वहाँ पे बसे हुए थे। लेकिन आज का कॉन्सेप्ट क्या है, आज लोगों का ये मानना है कि जो पूरब के लोग होते हैं वो पूरब के लोग क्या होते हैं, गरीब की श्रेणी में माने जाते हैं। गरीब के श्रेणी में कहिए या उतने सभ्य कोटि में नहीं उनकी गणना होती, लेकिन पहले के समय में इसका अपवाद था, पूरी तरह से उल्टा था। मोहनजोदड़ो इसका उलट था। मतलब आज का कॉन्सेप्ट क्या है, पूरब के लोग गरीब होते हैं, असभ्य होते हैं, लेकिन तब का कॉन्सेप्ट क्या था मोहनजोदड़ो का कि पूरब के लोग धनाढ़ होते हैं और सभ्य होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं। अर्थात वहाँ पे जो पूरब के विषय में बताते हैं क्या क्या चीज़ें मिली हैं वहाँ पे, चौड़ी सड़कें, जो सड़कें मिली हैं काफ़ी चौड़ी हैं, बड़े बड़े घर प्राप्त हुए हैं, ज़्यादा कुएं, लगभग हर घरों के सामने लगभग एक कुआं जो है वो मिलता है। तो कुएं की जो मात्रा है वो काफ़ी मात्रा में कुएं प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को उन पुरातत्ववेत्ताओं के संक्षिप्त नाम दिए गए। चूंकि अलग अलग समय पर अलग अलग लोग गए वहाँ खुदाई की, खुदाई करने के बाद उन्हें बहुत सी चीज़ें अवशेष मिले, बहुत सी चीज़ें ध्वस्त इमारतें मिली, तो उसके आधार पर उन्होंने अपने लेखनी से उसको कलमबद्ध किया और यात्रा वृत्तांत लेख में हमें पढ़ने के लिए दिया। तो ऐसे समय में उस पूरे क्षेत्र का मुआयना कर पाना थोड़ा कठिन है। तो ऐसे लिए जो व्यक्ति गया खुदाई करने के लिए या उसके विषय में खोज करने के लिए, तो उसके नाम के आधार पर उस क्षेत्र विशेष का नाम रख दिया गया। जो व्यक्ति जिसका जो नाम था, उस जिस व्यक्ति ने जो स्थान की खुदाई की और उससे संबंधित जो भी ज्ञान निकल के आया, जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई, तो उसको उसके नाम के साथ ही जोड़ दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिनके निर्देशन में वहां खुदाई का कार्य किया गया, जैसे डी के हल्का, मतलब डी के नाम है, डी के, डी से पहला लेटर और के से दूसरा लेटर और हल्का, हल्का का मतलब क्षेत्र। तो डी के सर ने जो खुदाई की उस क्षेत्र का नामकरण क्या हो गया, डी के हल्का। तो डी के हल्का क्षेत्र का क्या किसने खुदाई कराई, दीक्षित काशीनाथ, उनके नाम से ही ये प्रसिद्ध हुए डी के। तो दीक्षित काशीनाथ की खुदाई यानी दीक्षित काशीनाथ हल्का इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं, क्या दीक्षित काशीनाथ के यानी डी के हल्का के नाम पर डी के हल्का A1 या AB 2 हल्के उनके नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी 2 स्थान पर इन्होंने खुदाई करवाई, इन दोनों स्थान पर इनके रूप में जाना जाता है। डी के क्षेत्र दोनों ही बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। बताते हैं कि ये जो रईस की बस्ती बताई जा रही है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो डी के हल्का है, डी के क्षेत्र जो इनके द्वारा खुदाई की गई है, यानी दीक्षित काशीनाथ जी द्वारा खुदाई की, वो सबसे महत्वपूर्ण हल्के के रूप में जानी जाती है। सबसे पहली बात, वो शहर के जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क से जुड़ी हुई है। जिस बस्ती की बात करें जहाँ पे इन्होंने खुदाई की, जो हल्के यानी जिस क्षेत्र विशेष की बात की जा रही है वो मुख्य सड़क से जुड़ी हुई है। क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट स्ट्रीट, मुख्य सड़क से उसको जोड़ी गई है।
यह बहुत लंबी सड़क है, पूरे शहर को नापती हुई प्रतीत होती है। मतलब इस शहर की लंबाई बहुत लंबी है और कहीं ना कहीं ये सड़क जो है हर क्षेत्र विशेष को बीच बीच में आपस में कहीं ना कहीं इसकी कनेक्टिविटी जो है वो जुड़ी हुई है, पूरे शहर को ये आपस में नापती है। अब तो केवल आधी मील बची हुई है, क्योंकि विकास का काम अनवरत चलता रहता है। तो ऐसे समय में वो जो सड़क है वो सड़क कहीं ना कहीं वो विकास के भेंट चढ़ गई और वह सड़क हमें अब केवल आधी मील की सड़क जो है वो मौजूद है। इसकी चौड़ाई लगभग 33 फुट है, 33 फुट इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो से 3 प्रकार के वाहनों के प्रमाण मिलते हैं। बताया जाता है डीके हल्का में जो खुदाई हुई उसमें 3 तरह की सड़क मिली, चौड़ी सड़क मिली और चौड़ी सड़क में 3 प्रकार के वाहनों का प्रमाण मिला है। 3 प्रकार के वाहन के अवशेष या कोई भी चीज उससे संबंधित मिली है, आकृतियां मिली हैं, डिजाइन मिले, जिसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ पर इस क्षेत्र विशेष में 3 प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। कहाँ पे? डीके हल्का क्षेत्र में। तो इनकी चौड़ाई बता दिया कि चौड़ाई, लंबाई तो काफी है लेकिन अभी केवल आधा मील लंबाई बची है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो चौड़ाई क्या है? 33 फुट। याद रखिएगा, डीके हल्का क्षेत्र की जो सड़क है उस सड़क की जो चौड़ाई, लंबाई तो काफी थी लेकिन जो चौड़ाई है वो 33 फुट है। मोहनजोदड़ो में 3 प्रकार के वाहनों के प्रमाण मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी संभवतः बैलगाड़ी ही रही होगी। एक लेखक अपने जो उनके अनुभव हुए उस अनुभव के आधार पे वह बताते हैं कि संभवतः जो सबसे बड़ी गाड़ी के रूप में मिला वो क्या रही होगी? बैलगाड़ी। तो 33 फुट की सड़क थी तो निसंदेह जो है आने जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं रहती होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क बाजार तक जाती है। बताते हैं जो सड़क की चौड़ाई थी 33 फुट, इस 33 फुट पे जो 3 प्रकार के वाहन मिले, जो सबसे विशेष तौर पे वाहन प्रयोग किया वह थी बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी के आने जाने, उस सड़क की चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि 2 बैलगाड़ी एक तरफ से आने के लिए, एक तरफ से जाने के लिए आसानी से आ जा सकती थी। और यह सड़क क्या है? बाजार तक जाती है। इस सड़क के दोनों ओर घर बने हुए हैं। ये भी आपने पढ़ा कि सड़क का उसका डिजाइन कैसे बनी हुई है कि सड़क बीच में और सड़क के दोनों किनारे क्या है? वो जो है घर बने हुए हैं। इस सड़क के दोनों ओर घर बने हुए हैं, बीचों बीच में सड़क गई और दोनों किनारे जो है घर बने हुए। लेकिन दिलचस्प बात क्या है? जो किसी घर का दरवाजा जो है क्या रोड पे नहीं खुलता। हमारे वहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक रोड, तो जो रोड के किनारे तो घर मिलते हैं लेकिन घरों का जो दरवाजा है वो ठीक रोड के सामने खुलता है। किसी घर का दरवाजा सड़क की ओर नहीं खुलता। यह मोहनजोदड़ो के जो डीके हल्का क्षेत्र की जो खुदाई हुई उस स्थान की, क्षेत्र विशेष की, उस बस्ती की सबसे बड़ी बात यह थी कि रोड से सटे जितने भी मकान हैं उन मकान में किसी का भी दरवाजा जो है वो रोड की तरफ नहीं खुलता है। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं, मतलब कि उस घर का जो मुखड़ा है वो पीछे, एंट्रेंस जो वो पीछे की दिशा में, मेन रोड पर, सड़क पर नहीं है। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में भी ठीक यही शैली लगभग 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की थी। बताया थी जो चंडीगढ़ शहर बसा था तो उसको बसाने के लिए भी सेम इसी प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया था। कार्बूजिए ने भी इसी शैली का प्रयोग किया था, इसी शैली में इसका निर्माण किया गया था कि वहाँ चंडीगढ़ में भी क्या है, मुख्य सड़कों से जुड़े हुए घर तो हैं लेकिन जो घर है उनके दरवाजे जो है वो एंट्रेंस द्वार जो है वो दूसरी दिशा में, मेन फ्रंट की ओर ऐसा देखने को कम मिलता है। वहां भी किसी घर का दरवाजा मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर में जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर्स में जाना पड़ता है, फिर घर की गली में, तत्पश्चात घर में। मतलब सबसे पहले आप कॉलोनी जैसे होती है, पहले आप सेक्टर में घुसिए, फिर गली में जाइए, फिर आप घर के एंट्रेंस द्वार पर पहुंच सकते हैं। क्या कार्बूजिए ने नगर नियोजन की यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? लेखक प्रश्न करते हैं कि क्या मोहनजोदड़ो की इस नगर नियोजन की कला से प्रभावित होकर, क्या कार्बूजिए ने उससे प्रभावित होकर के मोहनजोदड़ो के जो नगर निर्माण की जो कला थी उससे प्रभावित होकर के, वास्तुकला जो थी उससे प्रभावित होकर
क्या चंडीगढ़ शहर को बसाने का प्रयास किया था या उस शैली पर बसाने का प्रयास किया था? क्या कार्बूजियो को उसको प्रेरणा यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी? मे भी हो सकता है कि उसको प्रेरणा यहीं से मिली हो या कहीं और से मिली हो, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हमें देखने को मिलता है कि चंडीगढ़ शहर जो है वो इसी शैली के रूप में बसा हुआ है कि बीच सड़क में बीच सड़क है और उसके दोनों किनारे घर है, लेकिन किसी का दरवाजा मेन सड़क की ओर, एंट्रेंस की जो है मेन सड़क की ओर नहीं खुलता है। लोग कहते हैं, कवि अपनी कल्पना, अपनी भावना को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि कविता से कविता निकलती है, हृदय की भावनाएं कविताएं, और उन भावनाओं में बह करके नई कविता की उत्पत्ति होती है। मतलब एक कविता से नई कविता की ओरिजिन होती, उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अन्य कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अचेतन यूं ही सफर करती रही होगी। तो इसी प्रकार क्या है, बहुत सी बातें चेतन मतलब कि जब हम सोच समझ के अवेयर होके कोई काम करते हैं, अवचेतन की जो हमारे सुसुप्त, जो हमारे मस्तिष्क में जो बातें सुसुप्तावस्था में पड़ी होती हैं, जिसके विषय में हमको ज्ञात नहीं होता। तो ऐसी बहुत सी कलाएं हैं कि बताते हैं कि ऐसी बहुत सी कलाएं हैं, एक जिस प्रकार कविता से कविता की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार एक कला से दूसरी कला की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसी मोहनजोदड़ो की इस जो नगर नियोजन की जो परंपरा शैली थी, इस शैली से प्रभावित होकर कार्बूजिए ने चंडीगढ़ शहर को बसाया हो। तो इस प्रकार एक कला से लोग जो है नई कला की सीख लेते हैं। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समान रूप अंतर में पाई गई हैं। हमारे वहां भी क्या होता है, सड़कों के किनारे क्या होती हैं, नालियां होती हैं, वो भी समान अंतर पर पाई जाती है। लेकिन बस्ती में भी इनका यही प्रारूप है। केवल मेन सड़क की बात नहीं करिए, केवल ऐसा नहीं है कि केवल मेन सड़क की बात करिए, पूरे स्थान की बात बताते हैं कि बस्ती में भी ऐसा है कि सड़कों के किनारे जो है नालियां बनी हुई हैं, उसका प्रारूप भी सेम है। घर में एक स्नान घर है। उस समय भी लोग कितने इस चीज से, अपनी सभ्यता संस्कृति को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के कितने परिपक्व थे। इसका एक नमूना यह भी है कि वो सुरक्षा को लेकर के कितने परिपक्व थे कि हर घर में एक स्नान घर। आज शौचालय के लिए एक बड़ी मुहिम चल रही है कि घर घर में एक शौचालय होना चाहिए। स्नान घर की बात तो बहुत दूर की है, आज हर घर में शौचालय की बात की, लेकिन उस समय हर घर में स्नान घर थे। घरों के भीतर से अशुद्ध पानी या मैल की नालियां बाहर हौदी तक आती थी और फिर नालियों की मुख्य जाल से जुड़ जाती थी। मतलब कॉन्सेप्ट इस प्रकार बनाया गया था उसका कि घरों से नालियां, बस्ती की नालियों से होकर के फिर मेन जो सड़क की नाली थी वहां से अंदर ही अंदर जो है वो चली जाती थी। कहीं भी बहती हुई नालियां जो है, बदबूदार नालियां देखने को नहीं मिलती थी। कहीं कहीं वे खुली अवस्था में हैं, लेकिन ज्यादातर बंद हैं। ज्यादातर जो आपको नालियां मिलेंगी वो ढकी हुई, अच्छे ढंग से बनी हुई नालियां आपको प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के नागरिकों के सरोकार का ये एक बेहतर उदाहरण है। हमने बताया कि वहाँ के लोग किस प्रकार स्वच्छता से, किस प्रकार जो है अपनी सुरक्षा को लेकर कितने जागरूक थे। उस समय स्नान घर को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता रहा, किस प्रकार नालियों की समुचित व्यवस्था की गई रही होगी, किस प्रकार हर प्रकार की नालियां ढकी हुई हैं, घर घर से नालियों का कनेक्शन, की नालियां, घर का पानी नालियों में बहकर के बस्ती से होकर के मुख्य सड़क यानी नालियों के द्वारा ही जुड़ करके बाहर, या नदी नाले जो भी है वहां से निकल करके चले जाते हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी वह क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। तो यह एक जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहा जाए तो वहाँ के लोग इस चीज से अवेयर थे। उन लोगों को ये पता था कि अपनी सुरक्षा हमें कैसी करनी है। बस्ती के भीतर अनेक छोटे सड़क हैं, ऐसा नहीं कि एक मुख्य सड़क ही है, बस्ती के भीतर भी सड़क मिले हैं और उनमें छोटी गलियां भी हैं। मतलब एक मेन सड़क, फिर आप बस्ती में जाएंगे तो एक और उससे छोटी सड़क, फिर उससे जुड़ी हुई गलियां हैं, जो आजकल का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। छोटी सड़कों की चौड़ाई 9 से 12 फुट तक। पहला जो मुख्य सड़क क्या बताया, 33 फुट। तो यह इस छोटी जो गली है उसकी सड़क की चौड़ाई क्या है, 9 से 12 फुट तक। इमारतों से पहले जो दूर से लोगों का ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंधन। बताते कुएं के विषय में बताया कि कुआं क्या है, मीनार के शेप में है। कुएं का जो आकार है वो मीनार के आकार का है।
तो इसलिए वैसे ही कुआं जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है कि पहली बात हमारे वहाँ का कुआं दूसरी तरह है और वहाँ जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुआं है उसका शेप आकार ही अपने आप में भिन्न है। क्या है? वो मीनार के आकार का है। ये कुएं भी पकी हुई समरूप आकार के ईंटों के बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत पुराने समय की बात है तो वहाँ पे ईंटें जो मिले हैं वो पके ना हो, वो बाकायदा उसकी चिनाई बड़े ही प्रॉपर रूप में हुई है। तो एक जो ईंटे का समरूप समान रूप की ईंटे का प्रयोग किया गया है। समरूप मतलब लंबाई चौड़ाई उसके बराबर रही। इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची थी। लेखक बताते हैं कि यह पहली ज्ञात संस्कृति मिली, मतलब खुदाई के द्वारा जो भी नगर मिले, जो याद इतिहास में आगे भी हम लोगों ने बहुत शहर नगरों के विषय में पढ़ा, इतिहास के विषय में पढ़ा, लेकिन शायद जो मोहनजोदड़ो शहर है ये पहला ऐसा शहर था कि इसने कुएं की खोज की और कुएं की खुदाई करके भूगर्भ से जल निकालने का जो श्रेय जाता है वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता को जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है कि वहाँ पहली बार लोगों ने भूगर्भ से भूजल जो है निकालने का प्रयास किया। इसके मुताबिक अकेले मोहनजोदड़ो में 700 लगभग कुएं थे कि जल संस्कृति कहलाने में पूरी तरह से परिपक्व। एक ही शहर में 700 कुएं, इमेजिन करने वाली बात है कि एक ही स्थान पे एक ही शहर में 700 कुएं जो है बहुत ही बड़ी बात है। तो मोहनजोदड़ो में 700 लगभग, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लगभग 700 कुएं जो है वो मिले हैं। नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी की व्यवस्था। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति भी कह सकते हैं? बताते हैं नदियों के विषय में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार अपनी सुरक्षा के लिए, सिंधु नदी बहती है, किस प्रकार लोग अपनी सुरक्षा के लिए जो है टीलों का घर बना करके, टीलों ऊंचा स्थान करके उस पर घर बना करके रहते हैं, वहाँ पानी वगैरह किस प्रकार उसका उपभोग करते हैं, ये पहली बात। फिर कुएं के विषय में बताया, मीनार के शेप का जल जो है भूगर्भ से जल निकाल करके, पहली ऐसी संस्कृति, ज्ञात संस्कृति है जो भूगर्भ से जल निकाल करके उसका उपयोग अपने जीवन में करती है। फिर स्नानागार के विषय में भी बताया गया कि लंबाई चौड़ाई, उसको किस प्रकार से अशुद्ध पानी स्नान कुंड में ना जाए, स्नान कुंड का जो शुद्ध पानी किस प्रकार नालियों के रास्ते बाहर जाए। तो ये सारी व्यवस्था को देख करके क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति भी कह सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये आपके ऊपर, आपको बताना है हाँ या ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग लाइव क्लास में पढ़ेंगे कि इसके आगे जो है इस यात्रा वृत्तांत लेख में ओम थानवी जी ने हमें क्या बताया। तो हम आपको इसी प्रश्न पर छोड़ जाते हैं कि आप सोच करके बताइए कि क्या जो मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति है, क्या उसको जल संस्कृति के रूप में जाना जाता है, कहा जा सकता है, हाँ या ना। इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट, जो ऑलरेडी इसका आंसर हम दे चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो फिर हम इसका आंसर देंगे। आप लोग होमवर्क के रूप में पूरा जितना लेसन, पूरा जो पाठ है, इसको आप लोग एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा, ताकि और इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे इन प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।